प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। पहला एमसीक्यू क्या है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। तो आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये चारों जो हैं आपके वैदिक ग्रंथ हैं, सॉरी उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इनकी रचना कब हुई? आपसे लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। और किन नदियों के किनारे? तो गंगा तथा यमुना नदियों के किनारे इन चारों उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। अब आपका ये जो पहला नंबर ग्रंथ है ऋग्वेद, इसकी रचना कब हुई थी? तो लगभग अब से 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। और किन नदियों के किनारे? तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में अब से 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ के हैं। ठीक है, तो आपके यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और 5, ये 2, 3, 4 और 5 क्या है? उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2, 3, 4 और 5। आइए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। आपका अगले एमसीक्यू क्या है? वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। बिल्कुल सही। इसका कारण था वैदिक काल में समानतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये आपको कहीं से कारण लग रहा है? केवल ये जो है ये दोनों कथन है और जो कि दोनों कथन सही हैं। तो इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ए और दो दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर तीसरा। क्या है एमसीक्यू नंबर तीसरा? वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है शूद्रों को अछूत माना जाता था। ये कथन गलत है, क्योंकि वैदिक काल के समय में शूद्रों को अछूत नहीं माना गया था। अनटचेबिलिटी जो होती है, ऐसी कोई चीज़ अवधारणा नहीं आई थी। तीसरा कथन क्या है? सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ये बिल्कुल सही है। तो आपका कथन नंबर पहला और कथन नंबर तीसरा सही है, दूसरा नंबर कथन गलत है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 1 और 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं हम अगले एमसीक्यू पर। तो आपका चौथा एमसीक्यू क्या है? चौथा एमसीक्यू है वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। बिल्कुल सही। दूसरा कथन उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। ये भी जो है आपका दूसरा कथन भी सही है। पूर्वोत्तर में पुरोहितों का जो था प्रभाव बहुत सीमित था, उत्तर ज़्यादा उनको नहीं माना जाता था। तो आपके दोनों कथन सही, इसलिए आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। तो आपका एमसीक्यू नंबर 5वां क्या है? आइए देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5वां, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियाँ निम्नलिखित में से किस या किन स्थानों पर स्थित हैं? तो ये 5 स्थानों पर स्थित हैं। कहाँ? पुराना किला दिल्ली में, और हस्तिनापुर मेरठ में, अतरंजी खेड़ा एटा, ये तीनों जगह पे आपके जनपद स्थित है। जनपद किसने कहते हैं? जन यानी लोग, पद यानी जहाँ रहते थे लोग। तो जहाँ लोग बसते थे वही क्या कहलाता था? जनपद कहलाता था। ठीक है, तो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आप क्या बताएंगे कि डी नंबर 1, 2 और 3। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो आपका एमसीक्यू नंबर 6वां क्या है? महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। बिल्कुल सही। और दूसरा कथन है राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था, सेना को वेतन दिया जाता था कि वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। ये नहीं, वेतन का भुगतान तो किया जाता, लेकिन संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में नहीं किया जाता था, केवल कुछ अंश आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और महाजनपदों के जो राजा होते थे तो किलेबंदी अपनी सुरक्षा के लिए तो कराते ही थे, इसके साथ साथ अपने वैभव और शक्ति प्रदर्शन के लिए भी ये किलेबंदी कराई जाती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? पहला नंबर बस सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही, केवल 1। आइए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो आपका एमसीक्यू नंबर 7 क्या है? एमसीक्यू नंबर 7 है महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। अगर आपने अध्याय 5 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 1/3वां हिस्सा नहीं, 1/6वां हिस्सा दिया जाता था कर के रूप में। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। बिल्कुल सही। तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन दूसरा सही है, इसलिए आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन हमारा सही है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। एमसीक्यू नंबर 8 क्या है आपका?
महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। बिल्कुल, जैसे पशुपालकों को जानवरों यानी उनके बच्चे या फिर जानवरों को ही, बड़े जानवरों को देना होता था कर के रूप में, या फिर उनके उत्पाद को, जैसे दूध, गाय का दूध है या फिर भैंस का दूध है तो उसे देना होता था। तो आपको पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना होता था। बिल्कुल सही। तीसरा क्या है, आखेटर और खाद्य संग्रह कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो तीसरा कथन आपका जो है क्या है, गलत है। पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि आखेटर और खाद्य संग्रह कर के रूप में जंगलों से जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, बाघ की खाल, ये सब लाकर कर के रूप में दे देते थे। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन सही है, केवल 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। तो एमसीक्यू नंबर 9 क्या है आपका, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी वर्तमान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशाम्बी किसकी राजधानी है, तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। अगला एमसीक्यू क्या है आपका, एमसीक्यू नंबर 10 है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, कौन कौन से। तो ये पहला कथन है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। आप हल तो जानते ही होंगे, खेतों में जिसे जोता जाता है, तो यहाँ पे आप देखे होंगे यहाँ पे फल होता है, सॉरी फाल लगाया जाता है, ठीक है। तो वो पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, और महाजनपदों का जब समय आया अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, तो इधर क्या था, लोहे की फाल उपयोग की जाने लगी थी। और लोहे की खदान कहाँ मिली है, तो लोहे की खदान जो है आपका, लॉयस की खदान आपको मिली है मगध महाजनपद में, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। दूसरा है कथन, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। तो आपका पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पर। एमसीक्यू नंबर 11 क्या है आपका, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मगध के लिए गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। बिल्कुल सही। गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है दक्षिण में, तो सोन नदी, तो दोनों नदियां जो हैं कहाँ से होकर गुजरती है, मगध राज्य से होकर गुजरती थी, मगध महाजनपद से। दूसरा कथन है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। बिल्कुल सही। मगध का जो एक हिस्सा तो होता था वो जंगलों से भरा हुआ था। तीसरा कथन है, इस क्षेत्र में लौह की खदानें थी। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मगध में लौह की खदानें थी। तो आपके तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि 1 और 2 तीनों कथन जो हमारे सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो आपका 12वां एमसीक्यू क्या है, तो एमसीक्यू नंबर 12वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था। तो आपका जो था ये प्रसेजनित मगध का शासक नहीं था, बिंबिसार, ये आपका बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनद क्या थे, मगध के शासक थे। और बिंबिसार पिता था और अजातशत्रु उसका पुत्र था, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके उन्हें मारकर मगध राज हासिल किया था। और महापद्मनद वहाँ के एक शक्तिशाली राजा थे मगध के। लेकिन ये जो आपका प्रसेजनित है ये मगध का शासक नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और प्रसेजनित कहाँ का राजा था, तो प्रसेजनित कौशल महाजनपद का राजा था। कहाँ का, कौशल महाजनपद का, ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 13वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहे हैं। तो राजगृह जो वर्तमान रांची के नाम से जाना जाता है, तो बिहार में है, ये राजधानी थी। दूसरा है पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी भी है। तो ये दोनों जो हैं आपके मगध की राजधानी थी। लेकिन ये जो श्रावस्ती है ये मगध की राजधानी नहीं थी। ये जो आपका अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कौशल महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है गलत है, ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नहीं रहे, कभी नहीं रहे, तो आपका केवल तीसरा जो है कभी नहीं रहा है, ठीक है, बाकी 1 और 2 थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 14 है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसका कारण क्या था कि सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। मगध में जो जंगल थे वहाँ हाथी रहते थे, उन्हें प्रशिक्षित करके मगध के लोगों ने क्या अपनी सेना में जोड़ लिया था, जिस वजह से मैसेडोनिया के राजा सिकंदर की जो क्या थे सिपाही थे वो भयभीत हो गई थी उनकी सेना, ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 1 और 2 दोनों।
आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा अगला एमसीक्यू 15 है, क्या है? मगध के निकट वज्जी राज था। वज्जी क्या था? गढ़ या संघ बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? गढ़ या संघ। आपने अगर मेरे साथ अध्याय पढ़ा होगा तो आपकी इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। तो वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वज्जी की राजधानी कौन थी, जल्दी से बताइए। तो वज्जी की आपकी राजधानी वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। और कौशाम्बी किसकी थी? तो कौशाम्बी आपके वत्स महाजनपद की थी। और मथुरा किसकी थी? तो मथुरा आपके सुरसेन की राजधानी थी। ठीक है, सुरसेन महाजनपद की। और चंपा किसकी राजधानी थी? तो ये चंपा है जो आपके अंग महाजनपद की राजधानी थी। ये आप तीनों याद रखिएगा। तो आपके वज्जी की राजधानी कौन थी? तो वैशाली थी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू नंबर 16, गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। तो ये बिल्कुल गलत है। एक ही शासक के अधीन कैसे ही नहीं होता था? आपको नाम से ही पता चलता है गढ़ या संघ ये क्या है? सदस्यों वाला खेल है। तो इसमें आपका जो एक ही शासक नहीं होता था, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो बिल्कुल सही, दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन गलत है। तो आपको कौन सा आपको क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन केवल दूसरा सही है। तो आप बताएंगे केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, केवल दूसरा कथन आपका सही है कि बुद्ध और महावीर जो थे गढ़ या संघ से संबंधित थे, और गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे, इसलिए ये वाला गलत है। आइए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो गुप्त ने क्या प्राप्त की थी? गढ़ या संघों पर विजय हासिल की थी। और ये जो गढ़ संघ था वज्जी नाम का, ये कब तक चलता रहा था? तो ये 1500 साल तक चलता रहा था। और मगध कब तक चलता रहा था? मगध आपकी महाजनपद, ये मगध महाजनपद 200 सालों तक चलता रहा था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दीर्घ निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें दीर्घ निकाय में ये जो वज्जी राज के बारे में पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी अध्याय में अपने, तो ये कहाँ से ली गई है? दीर्घ निकाय से ली गई है। दीर्घ निकाय किसका है? बौद्ध ग्रंथ है। और इसको कब लिखा गया? 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू पर। हमारा अंतिम एमसीक्यू क्या है? 19, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर, यानी आक्रमण करने के विषय पर सलाह लेने के लिए एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। ठीक है, भगवान बुद्ध जो थे महावीर बौद्धों के, तो अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ठीक है, तो अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था जिसने उसे क्या लेने के लिए भेजा था? सलाह लेने के लिए भेजा था। किससे? भगवान बुद्ध से। तो उस मंत्री का नाम था आपका वत्सकार। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।